देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, टिटनापुर रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे मुझे अब काफ़ी वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी तक ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं था। जहां ट्रेन का निर्धारित समय तकरीबन 9:30 का था, तो वहीं इस समय रात के 10 बज चुके थे। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी से मचने लगी। स्टेशन पर पुलिस भी तैनात की गई थी ताकि यात्री लोग कुछ गलत ना कर सकें। स्टेशन पर सैकड़ों लोगों की भीड़ भी थी, जिस वजह से पुलिस का तैनात होना एक आम बात है। काफ़ी देर तक इसी तरह ट्रेन के बारे में लोगों के बीच कसमकस होती रही। फिर इसी बीच मेरा छोटा भाई मेरे पास पहुंचा और बोला, भैया आप अभी तक गए नहीं? आपके एग्ज़ाम तो सुबह 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी, अगर लेट हो गए तो क्या होगा? तभी मैं अपने छोटे भाई को उस स्टेशन पर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे तो काफ़ी वक्त पहले ही मैंने घर पर भेज दिया था। फिर उसने बताया कि जब उसे पता चला कि ट्रेन अभी नहीं आई है, तो वह मुझे टिफ़िन देने के लिए वापस से स्टेशन पर पहुंच गया। खैर, टिफ़िन लेने के बाद मेरी भूख का भी इंतज़ाम हो गया। आधे पौने घंटे के बाद जाकर एक हॉर्न बजा। ट्रेन के इस हॉर्न को सुनते ही मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैं अपना सामान उठाते हुए अपनी बोगी में चढ़ने को उतावला होने लगा। काफ़ी लोग भी थे जो इस भीड़ का हिस्सा थे, और ट्रेन के अंदर चढ़ने से पहले मेरे छोटे भाई ने मेरे हाथ में एक धागा दिया, जो मेरी मम्मी ने खासकर मेरे लिए भेजा था। बचपन से ये धागा मेरे गले में बंधा रहता था। मेरे मम्मी के मुताबिक ये एक दिव्य धागा है जो मेरी सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाता है, लेकिन मुझे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी खास विश्वास नहीं था। अब मम्मी ने बोला था तो उनकी बातों को मैं टाल भी नहीं सकता था। खैर, मैं ट्रेन की बोगी नंबर 25 में दाखिल हुआ, जहाँ पर भी लोगों की कोई कमी नहीं थी। लगभग 2 घंटे तक मैं ऐसे ही खड़ा रहा। दरअसल डिब्बे के अंदर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाया। लोगों में कसमकस की हालत बनी हुई थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं बैठ भी नहीं सका। लेकिन 2 घंटे के बाद डिब्बे की हालत कुछ ऐसी हुई जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। दरअसल तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही यात्री धीरे धीरे ट्रेन से कम होने लगे। फिर रात के तकरीबन 12:30 बजे के बाद हमारी बोगी के अंदर मेरे अलावा सिर्फ 2 यात्री ही मौजूद थे, और आधे पौने घंटे के बाद उन्होंने भी उस बोगी को छोड़ दिया और वो भी अपने स्टेशन पर उतर गए। धीरे धीरे मेरा स्टेशन भी अब करीब आने लगा, लेकिन अब भूख के चलते मुझे किसी स्टेशन का इंतज़ार था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी जहां का टाइम 15 मिनट का था, यानी कि इस स्टेशन पर ट्रेन 15 मिनट का एक ब्रेक लेने वाली थी। लिहाजा मैं अपनी बोगी से नीचे उतर गया और उसके बाद उस ट्रैक पर मौजूद एक प्याऊ के पास पहुंचा, जहां पर ठंडे पानी की सुविधा की गई थी। मेरे हाथ में एक बोतल थी जिसमें पानी भरने के लिए मैं उस प्याऊ के पास पहुंचा, तो पहले से ही वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिनके हाथ में कुछ अजीब अजीब चीज़ें थी। मेरे हाथ में खाने का टिफ़िन भी था, तो मैंने सोचा कि ट्रेन के अंदर बैठकर खाने से अच्छा है मैं यहीं पर खा लेता हूँ। ऊपर से थोड़ी बहुत रोशनी भी दिखाई दे रही थी, तो खाना खाने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। लिहाजा मैं वहीं आराम से बैठ गया, और जब मैंने टिफ़िन खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। टिफ़िन के अंदर खून से भरा हुआ एक प्याला था और मांस के कुछ टुकड़े रखे हुए थे, और इस भयानक नज़ारे को देखते ही मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। मैं अपने टिफ़िन को देख ही नहीं पा रहा था कि तभी मेरी नज़र उस स्टेशन पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी, जिसके ऊपर लिखा था, इस स्टेशन पर भोजन करना गुनाह है। इन शब्दों को मैं सही से नहीं समझ पाया, लेकिन इतना यकीन हो चुका था कि हो ना हो इस स्टेशन पर कुछ तो गलत है। एक ऐसा स्टेशन जिसके ऊपर खाना खाने को भी किसी गुनाह के रूप में जाना जाता है, तो फिर ये स्टेशन ही कैसा? फिर इसी बीच सामने की तरफ से एक कबाड़े वाला, जो शायद वहाँ कचरा चुगने का काम कर रहा था, तो वो तेज तेज उस खाने की ओर बढ़ा और उस टिफ़िन को उठाकर वो खाना चबाने लगा। उसकी हरकत मुझे बड़ी ही गंदी लगी और साथ ही बहुत डरावनी, जिस वजह से मैं उस स्टेशन की छांव से खड़ा होकर ट्रेन की तरफ भागने लगा। लेकिन अब मेरे हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। मैं चाहकर भी ट्रेन की तरफ नहीं भाग पाया और इस स्टेशन पर ही अटक गया। इतने में ही ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज हो गई। मैं चैन खींचने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अब ट्रेन ने अपनी धीमी रफ्तार के साथ वहाँ से चलना शुरू कर दिया था। मैं कुछ भी करता, लेकिन सब नाकाम रहा। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पाया।
इतने में उस कबाड़ी वाले ने मेरे कान में हल्की सी आवाज़ से कहा, स्वागत है तुम्हारा मौत के इस बवंडर में। और वो इतना कहकर वहाँ से दूसरी ओर चला गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अब ट्रेन भी वहाँ से गुजर चुकी थी। इस स्टेशन की खामोशी कुछ हलचल बता रही थी और इसी बीच मुझे धूल से सनी हुई खंडर की तरह एक गाड़ी भी दिखी। उस लावारिस गाड़ी को देखकर मुझे तो किसी की याद आ रही थी। शायद ऐसी नंबर प्लेट मैंने पहले भी कहीं पर देखी थी और मैं अपने दिमाग पर जोर डालकर उस गाड़ी की याद करने लगा कि मैंने उसकी नंबर प्लेट को पहले कहाँ देखा था। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि मेरे पीछे से पीपल के पेड़ के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी। अरे शमीर, ज़रा अपने पीछे तो देखो, मैं यहाँ हूँ। तभी मुझे याद आया कि ये तो ट्रेन के टीटी की आवाज़ थी जो कि थोड़ी देर पहले मुझे ट्रेन में मिला था। लिहाजा जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि ज़ोरदार सन्नाटे के बीच भयानक अंदाज में छाई हुई खामोशी के अलावा दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं था। बार बार मेरा ध्यान उस पुरानी गाड़ी की तरफ जा रहा था और इसी बीच जब मेरी नज़रें उस गाड़ी के लाल कपड़े पर गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल ये तो हमारे गांव के गिरधारी नामक एक दादाजी की गाड़ी थी जो सालों पहले एक रहस्यमय एक्सीडेंट में मर चुके थे। उनकी गाड़ी का आज तक कोई पता नहीं चल पाया था, लेकिन आज उनकी गाड़ी को देखकर मेरे शरीर में कपकपी छूट गई। ये पहली बार था जब मैं किसी अविश्वसनीय चीज़ को देख रहा था। गांव के लोगों का कहना था कि उनकी गाड़ी धरती के अंदर समा गई, मगर जो मैं देख रहा था वो झूठ साबित नहीं हो सकता। धीरे धीरे मैं उस गाड़ी के पास जाने लगा और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे यकीन हो गया कि ये तो वही गाड़ी है जो मैंने 7 साल पहले देखी थी। इस गाड़ी के एक एक पार्ट को निकाल लिया गया था। इसकी बॉडी के अलावा अब कुछ भी नहीं था। इतने में एक कबाड़ वाला उस गाड़ी के पास पहुंचा और उसके नंबर प्लेट को तोड़कर वहां से ले गया। अब मेरा दिमाग जरा भी काम नहीं कर रहा था और थका हारा मैं इस वक्त पूरी तरह टूटा हुआ था। और इसी बीच मेरी नज़र उस कबाड़ी वाले की आंखों पर गई तो मेरा दिल दहल उठा। उसकी आंखों में 2 कठपुतलियां नजर आ रही थी जिनके अंदर से खून निकल रहा था। और अब वहां पर केवल एक कबाड़ी वाला नहीं था बल्कि काफ़ी सारे लोग थे। मैं सभी को घूर कर तो नहीं देख पाया, लेकिन जिसको भी देख रहा था उसका पूरा का पूरा शरीर बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि किसी अजीब आदमखोर जानवर की तरह दिखाई देने वाला एक अजीब सा शख्स जो मेरे हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रहा था। उसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि सिर्फ उसके हल्के से धक्का मारने से मैं उसकी ओर खिंचाव महसूस करने लगा। इसी बीच मेरा सर भारी होने लगा और फिर मैं बेहोश हो गया। बाद में जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी रंगों में दौड़ता हुआ खून किसी पानी की तरफ बहने लगा। इस बार मैं एक कुएं में पहुंच गया जिसके अंदर कचरों का ढेर लगा हुआ था और बगल में वो कबाड़ी वाला काम कर रहा था। उस कबाड़ी वाले की वही दशा थी। उसकी आंखों में कठपुतलियों की जगह खून निकल रहा था, लेकिन अब की बार मेरा शरीर ढीला नहीं था और मैं हाथों को हिलाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मैं अपने पूरे ही शरीर को हिला नहीं पाया। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। जब मैंने अगल बगल में देखा तो मैंने पाया कि पहले से यहाँ पर कुछ लोग और थे जो मेरी ही तरफ बंधे हुए थे। उनमें से एक 40 वर्षीय व्यक्ति जो शायद अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर था, उसने मेरी मदद करते हुए कहा, आपके हाथ के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है, तुम्हें उसी दरवाजे को ढूंढना है और अगर तुम यहाँ से मुक्त होकर उस दरवाजे को ढूंढने में कामयाब हुए तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में होगी। फिर तुम अपनी मौत से काफ़ी दूर जा सकते हो, लेकिन याद रहे तुम्हें दरवाज़ा खोजने के बाद काफ़ी बातों का ध्यान रखना है और स्टेशन पर पहुँचते ही सही समय पर आने वाली ट्रेन का इंतज़ार करके उसी में बैठना है। और अगर तुम सही ट्रेन का चुनाव नहीं कर पाए तो तुम्हें ज़िंदगी भर इसी कचरे में सड़ना होगा। और उसके बाद जब उस आदमी ने अपने ऊपर ओढ़ी हुई सफ़ेद चादर को हटाया तो मेरा कलेजा मेरे मुंह तक आ पहुंचा। दरअसल उनकी बॉडी के सारे हिस्से वहां से गायब थे। उनके शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध निकल रही थी और उस दुर्गंध से मेरी दशा अब खराब होने लगी। किसी तरह मैं अपने आप को कसम कस की हालत में डालकर अभी भी होश में था। मैं अपने आप को छुड़ा तो नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ मंत्रों के जाप से अचानक ही मैं मुक्त होने लगा। मेरे बगल में सोया हुआ ये मृत आदमी अपने मुंह से किन्हीं मंत्रों का जाप कर रहा था। जिसके पास शरीर ही नहीं हो वो कुछ मंत्रों का जाप करके क्या कर रहा होगा ये तो मैं भी नहीं समझ सका। लेकिन उसके बाद मेरे हाथ और पैर अचानक ही मुक्त होने लगे।
खुद को इस तरह मुक्त होता देख मेरी जिंदगी जीने की उम्मीदों में बढ़ोतरी हुई। इस समय तो मैंने अपने हाथ के पीछे देखा तो वहाँ रूम नंबर 303 लिखा हुआ था, यानी कि अब यहाँ से मुक्त होने के बाद मुझे रूम नंबर 303 की तलाश करनी थी। लिहाजा उसी समय मैं एक गुफा के अंदर घुस गया। दरअसल इस कुएं के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। जब मैं उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उसके अंदर अंधेरे की एक मोटी चादर थी, जिस वजह से मैं सामने की ओर ठीक से देख तक नहीं पाया। फिर कुछ टाइम के बाद मैं एक चमकती हुई रोशनी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ रूम नंबर 303 लिखा था, लेकिन उसके आगे एक कबाड़ी वाला मांस के टुकड़े को एकजुट करने का काम भी कर रहा था। उस कबाड़ी वाले की भयानक हरकत को देखकर मुझे भी अब डर लगने लगा, लेकिन मैं उससे छुपता हुआ वहीं पर खड़ा रहा। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि वो मुझे साफ साफ देख पा रहा था। फिर वो मेरी तरफ देखकर अपनी ओर आने का इशारा करने लगा, लेकिन मैं कहाँ इतनी जल्दी उसकी तरफ बढ़ने वाला था। मैं चौंका तो वहीं खड़ा रहा और उस भयानक कबाड़ी वाले के हाथों में ही इस मौत के कुएं से लेकर स्टेशन के भूतों की कमान थी। उस मृत आदमी के बताए अनुसार मैं चुपचाप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं पर खड़ा रहा। लेकिन बाद में जो नज़ारा मैंने देखा उसे देखकर तो मेरा दिल ही दहल गया। मैं हताश होकर किसी खामोशी की तरह बह के समुद्र में डूब गया। उस कबाड़ी वाले ने अचानक ही रूम नंबर 303 का दरवाज़ा खोला तो उसमें से काफ़ी सड़ी हुई बॉडी बाहर निकलने लगी। मौत का ये तांडव यहीं पर नहीं रुका, बल्कि थोड़ी देर से सारा स्थान गले हुए मांस से गंध मारने लगा। लेकिन उसके बाद वो कबाड़ वाला अचानक वहाँ से कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर मैं सीधा रूम नंबर 303 के अंदर पहुँच गया। जब मैं उस कमरे के अंदर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पहले से कुछ अजीब अजीब चीज़ें लटकाई गई थी, जैसे कि मेरे बिल्कुल सामने की ओर लहसुन के बड़े बड़े टीले से दिख रहे थे। लेकिन जैसे मैंने अपने हाथ को ऊपर की तरफ किया तो मेरे हाथ के अंदर से एक जोरदार रोशनी चमकने लगी। उसी समय मुझे काफ़ी लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि यह मेरे कानों के आर पार होने लगी और मैं अपने कानों के पास अपने हाथ देने लगा। फिर कुछ देर के बाद उस रोशनी ने अपने आप को एक अंधेरे में शामिल कर लिया और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं स्टेशन पर खड़ा था। ये वही स्टेशन था जहाँ से मैं खतरों के सागर में डूबा था। उस स्टेशन की एक सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रही थी और मैं उसकी रोशनी में जाकर खड़ा हो गया। मुझे अभी भी एक कबाड़ी वाला नज़र आ रहा था जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसा कि उस मृत आदमी ने बताया था कि मुझे 1:45 पर आने वाली ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल जाना है, लेकिन अभी उस ट्रेन को आने में तकरीबन आधा घंटा बचा हुआ था और तब तक मुझे भयानक कबाड़ी वाले से किसी भी तरह बचना था, क्योंकि ये कभी भी मुझे वापस उस जगह पर पहुँचा सकते थे जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़कर अभी वापस आया था। इन सभी के अंदर एक बात कॉमन थी, इन सभी का शरीर सड़े हुए मांस की बदबू मार रहा था और भूख के मारे ये सभी कुछ भी खाने लगते। और मुझे तो पता ही लग चुका था कि इन लोगों का अगला शिकार मैं ही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मैं भी हिम्मत कहाँ हारने वाला था। फिर तकरीबन आधे घंटे तक मैं इसी तरह डर के मारे इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसके बाद मैं अपनी जान बचाने में भी पूरी तरह से सफल हुआ, क्योंकि 1:45 बजे ट्रेन सही समय पर पहुंच गई और फिर मैं उस ट्रेन में बैठकर वहां से रवाना हो गया। ये ट्रेन आबू घाटी स्टेशन पर रुकी, जहां के इलाके को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था और इस तरह मेरी जान बच गई। जब मैंने इसके बारे में कुछ लोगों से बात की तब जाकर मुझे पता चला कि कुछ समय पहले एक स्टेशन पर कुछ कबाड़ी वाले कचरा उठाने का काम करते थे, लेकिन उन्हें सही समय पर खाना नहीं मिलता था, जिस वजह से वो मरे हुए लोगों की बॉडी का मांस चबाने लगते थे। और इस तरह कुछ लोगों ने उन्हें ये सब करते हुए देख लिया और फिर उनको आदमखोर समझकर वहीं पर ज़मीन में गाड़ दिया। आज उस स्टेशन पर भूतों का घर माना जाता है और आज भी वो आदमखोर कबाड़ी वाले लोग लोगों का मांस खाते हैं। इस बार वो जिंदा लोगों को मार देते हैं और उन्हीं की बॉडी को अलग अलग करके उनके दिल के साथ मांस के टुकड़ों का भोजन करते हैं। दोस्तों सच बताऊं तो इस हादसे के बाद मैंने ट्रेन में सफ़र करना ही छोड़ दिया, क्योंकि अब ट्रेन के प्रति मेरे दिल में इतना डर बैठ चुका था कि जब भी मुझे ट्रेन की याद आती है तो मेरा दिल दहल उठता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।